माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज आप लोग का एडमिट कार्ड यूपी कैडेट का आ गया है। अब आप लोग के पास परीक्षा के बिल्कुल गिने चुने दिन बचे हैं। 18 तारीख को है पेपर आपका। हम लोग आज थोड़ा बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लगभग 2010 से लेकर 2019 तक के पेपर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में मेन क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा अब हम लोग बहुत ज़्यादा टॉपिक वाइज ना पढ़ के हम लोग मेन चीज़ें पढ़ेंगे और मैं आज जितना भी बोलूँगा इसे आप लोग पेपर में नोट कर लेना और इसे आप लोग ज़रूर याद करना। अगर आप इसे पढ़ते रहोगे तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी इससे मदद मिले। ठीक है बेटा, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो फल होता है, फल का निर्माण या फल का निर्माण किससे होता है? तो होता है अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। मुझे लगता है बेटा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल समझते चलना। ठीक, सबसे खास बात है बेटा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। या कभी कभी एग्जाम में दिया होता है कि परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि परिपक्व अंडाशय या अंडाशय आगे चल के किसका निर्माण करती है? फल का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि बीजांड जो होता है, जो बीजांड होता है बेटा, ये बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीजांड बीज का निर्माण करता है। या आप ये बोल सकते हो कि परिपक्व बीजांड को क्या बोलते हैं? बीज भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंडाशय किसका निर्माण करेगा? फल का निर्माण करेगा। बीजांड किसका निर्माण करेगा? बीज का निर्माण करता है। दो क्वेश्चन हो गया, अंडाशय फल बनाएगा और बीजांड बीज बनाता है। ठीक, उसके बाद बाबू कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फल के प्रकार। जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है असत्य फल। कौन सा फल? असत्य फल। असत्य फल पे बेटा आज तक दो क्वेश्चन पूछा गया है कि असत्य फल क्या होता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि असत्य फल क्या होता है और असत्य फल के प्रकार या असत्य फल का उदाहरण क्या है। ठीक, तो असत्य फल सबसे पहले याद रखेंगे कि असत्य फल का जो प्रकार है उसका नाम है पोम नाम है। क्या नाम है बाबू? पोम नाम है। क्या नाम है? पोम फल का प्रकार है जो एक प्रकार का कैसा फल है? असत्य फल है। और दूसरा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पोम फल पाया जाता है वो सेब और नाशपाती में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असत्य फल का प्रकार क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? पोम बोलोगे। फिर क्वेश्चन होगा कि असत्य फल का उदाहरण, यानी जो पोम फल है उसका उदाहरण क्या होता है? तो उसका उदाहरण होता है सेब और नाशपाती। खूब एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो असत्य फल का प्रकार पोम हो गया और उसका उदाहरण क्या हो गया? सेब और नाशपाती। ठीक, एक फल और है बेटा जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कुकुरबिटेसी कुल। कौन सा कुल? कुकुरबिटेसी कुल, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जी वाली फैमिली। कौन सी फैमिली कहते हैं? सब्जी वाली फैमिली, यानी कुकुरबिटेसी कुल। जो कुकुरबिटेसी कुल होता है या जो सब्जी वाला फल होता है उसका फल का प्रकार पेपो होता है। क्या होता है? पेपो होता है फल का प्रकार। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेपो फल का प्रकार किसका होता है? कुकुरबिटेसी कुल का। नाम है कुकुरबिटेसी। ऐसा लगता है कुकर मतलब गांव में कुकुर कहते हैं, और कुकुर जब मारा जाता है बाबू, गांव पे मारते हैं तो पे पो करता है। क्या करता है? कुकुर क्या करता है? पे पो करता है। तो इसका फल भी है पेपो, यानी कुकुरबिटेसी कुल का या सब्जियों का फल का प्रकार क्या होता है? पेपो होता है। ठीक, तो सेब नाशपाती का पोम होता है, वो असत्य फल है, और कुकुरबिटेसी यानी सब्जियों का फल क्या होता है? पेपो होता है। ये बेटा महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद आम का फल का प्रकार पूछा जाता है, तो याद रखना आम का अष्टफल होता है या ड्रुप होता है। क्या होता है? ड्रुप होता है या अष्टफल होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आम का फल का प्रकार क्या होगा?
ड्रुप होता है या अष्टफल होता है। ठीक, इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी बाबू एक पौधा है जो कंपोजिटी कुल में आता है। कंपोजिटी कुल में एक पौधा है जिसका नाम सूरजमुखी है। इसका जो फल होता है वो बाबू होता है सिपसेला। क्या होता है? सिपसेला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना आप सोच नहीं सकते हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सिपसेला फल किस कुल में पाया जाता है? तो कंपोजिटी कुल में पाया जाएगा। किस में कुल में पाया जाएगा? कंपोजिटी कुल में पाया जाता है सिपसेला फल। अगर बेटा कंपोजिटी नहीं दिया होगा तो उदाहरण दिया होगा सूरजमुखी। तो याद रखने वाली चीज़ है कि कंपोजिटी कुल या सूरजमुखी का फल का प्रकार क्या होगा? सिपसेला। ठीक, इसके बाद एक फल और महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कैरियोप्सिस। क्या नाम है बाबू? कैरियोप्सिस। ये जो कैरियोप्सिस फल है ये ग्रेमनी कुल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्रेमनी कुल में पाया जाता है। ग्रेमनी में आता है बाबू गेहूं धान आता है, या ग्रेमनी का दूसरा नाम पोएसी होता है। क्या होता है? पोएसी होता है। तो क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे, जो ग्रेमनी कुल होती है उसका फल का प्रकार, ग्रेमनी कुल का फल का प्रकार क्या होगा बाबू? कैरियोप्सिस होगा। क्या होगा? कैरियोप्सिस होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गेहूं का दाना होता है तो उसका क्या नाम है? कैरियोप्सिस। इंपॉर्टेंट था बेटा, तो याद रखना। मैंने बताया, पहले पोम बताया जो असत्य फल था, सेब और नाशपाती में पाया गया। फिर मैं आपको बताया पेपो कुत्ता वाला, यानी कुकुरबिटेसी कुल का फल क्या होगा? पेपो होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कंपोजिटी कुल का फल का प्रकार। कंपोजिटी जो कुल होता है उसका जो फल का प्रकार होता है वो बेटा होता है सिपसेला होता है। कंपोजिटी का उदाहरण सूरजमुखी होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है जो सिपसेला फल है ये किस कुल में पाया जाता है? तो उसका सिपसेला फल अगर पूछा जाए तो आप कंपोजिटी लगाओगे, लेकिन इसके बाद फल आता है कैरियोप्सिस। कौन सा फल आता है? कैरियोप्सिस। एक ग्रेमनी कुल में पाया जाएगा या गेहूं में पाया जाएगा। एग्जाम में खूब पूछा गया है कि ग्रेमनी कुल का फल का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस। या गेहूं का दाना क्या होता है? कैरियोप्सिस। ठीक, एक बहुत महत्वपूर्ण है फल में जिसको हम लोग कहते हैं नट। क्या कहते हैं बेटा? नट कहते हैं। क्या कहते हैं? नट कहते हैं। इस बाबू दुनिया में 3 ही सत्य नट हैं। पहले का नाम है लीची, दूसरे का नाम है काजू और तीसरे का नाम है सिंघाड़ा। क्या नाम है? लीची, काजू और सिंघाड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से नट कौन है? तो ये बाबू 3 नट हैं, लीची, काजू और सिंघाड़ा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लीची का फल का प्रकार क्या होता है? नट। काजू का फल का प्रकार क्या होगा? नट। और सिंघाड़ा का फल का प्रकार क्या होगा? नट। तो लीची, काजू और सिंघाड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछा जाए। क्वेश्चन क्या होगा कि नट का फल का प्रकार होता है तो लीची, काजू और सिंघाड़ा। ठीक है बेटा, हम लोग पोम देखे। पोम असत्य फल था, सेब और नाशपाती था। पेपो फल था, कुकुरबिटेसी कुल में था, सब्जी वाली फैमिली थी। आम का फल ड्रुप था या अष्टी था। फिर हम लोग पढ़े बेटा सिपसेला फल जो पाया जाता है कंपोजिटी कुल या सूरजमुखी में। फिर हम लोग पढ़े कैरियोप्सिस। कौन सा फल? कैरियोप्सिस फल जो किस में पाया जाता है? कैरियोप्सिस फल पाया जाता है ग्रेमनी कुल में या पोएसी में। फिर हम लोग पढ़े सत्य नट। बाबू ये फल का प्रकार नट है तो इसको कभी कभी पूछा जाता है सत्य नट। कौन सा नट? सत्य नट। तो दुनिया में यही 3 नट हैं, या आप ये बोल सकते हो कि दुनिया में यही 3 सत्य नट हैं। कौन कौन से? लीची, काजू और सिंघाड़ा। लीची, काजू और सिंघाड़ा, यानी सत्य नट पूछा जाए तो लीची, काजू और सिंघाड़ा। ठीक है बाबू। इसके बाद फल में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि फल में खाया क्या जाता है, तो बहुत ज़्यादा याद न करके 2-3 बार लगभग हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, आम में मध्य फलविद। आम में मध्य फलविद बिल्कुल दिमाग में रखना। एग्जामिनर जैसे पेपर बनाने बैठता है उसके दिमाग में पहले आम आता है। आम में क्या खाओगे? मध्य फलविद। आम में क्या खाते हैं? मध्य फलविद या मीजोकार्प। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आम का खाने का भाग क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मीजोकार्प या मध्य फलविद। इसके बाद जो दूसरा फल होता है लीची,
लीची, लीची का मांसलेरियल, लीची में क्या खाते हैं बेटा? मांसलेरियल। ये भी एग्जाम में को पूछा गया है कि लीची का खाने योग्य भाग होता है मांसलेरियल। आम में क्या खाओगे? मीजोकार्प। आम में क्या खाओगे? मीजोकार्प। यानी मांस, मैंगो मांस से होता है, मीजोकार्प भी मांस से होता है। तो आम में क्या खाओगे? मीजोकार्प या मध्यफलभित खाते हैं। लीची में क्या खाते हैं? मांसलेरियल। मांसलेरियल एग्जाम में पूछा गया है कि मांसलेरियल किसमें खाते हैं? लीची में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण इस साल के लिए है वो है बाबू नारियल, जिसमें हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं। क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। नारियल में क्या खाया जाता है? भ्रूणपोष। ये 3 चीज़ याद रखना। क्या क्या? लीची में मांसलेरियल। आम में क्या खाओगे? मध्यफलभित। आम में क्या खाओगे? मध्यफलभित। लीची में क्या खाओगे? मांसलेरियल। और उसके बाद बाबू नारियल में क्या खाओगे? भ्रूणपोष खाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो फल के बारे में पूछा जाता है। ठीक, इतना याद रखना है बेटा। इसके बाद जब थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं तो एक चैप्टर आता है जड़ और एक चैप्टर आता है तना। मैं लिखूंगा क्या? मैं बोल रहा हूँ, आप लिख के याद कर लेना बेटा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक होता है जड़, एक होता है तना। जड़ होती है ज़मीन के अंदर और तना होता है ज़मीन के बाहर। जड़ कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर। और तना कहाँ होता है? ज़मीन के बाहर। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है? ये जो जड़ होता है इसका निर्माण मूलांकुर करता है। क्या करता है? मूलांकुर। एग्जाम में न जाने कितने बार पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है कि जड़ का निर्माण किसके द्वारा होता है? मूलांकुर के द्वारा। जड़ का निर्माण किसके द्वारा होता है? मूलांकुर के द्वारा, या मूलांकुर को अंग्रेजी में रेड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेड सेल कहते हैं मूलांकुर को। मूलांकुर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेड सेल। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जड़ का निर्माण किससे होता है? मूलांकुर या रेड सेल से होता है। ठीक, फिर तना जो होता है, तना का निर्माण प्रांकुर से होता है। तना का निर्माण किससे होता है? प्रांकुर से होता है। और प्रांकुर को अंग्रेजी में प्लीम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीम्यूल कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझना मेरे बेटा। पहला जड़ का निर्माण मूलांकुर से, और फिर दूसरा प्रांकुर। प्रांकुर क्या बनाएगा? तना। मूलांकुर जड़ बनाता है, प्रांकुर तना बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूलांकुर किसका निर्माण करेगा? जड़ का निर्माण करता है। प्रांकुर किसका निर्माण करता है? तने का निर्माण करता है। मूलांकुर की अंग्रेजी क्या होती है? रेड सेल होती है। प्रांकुर की अंग्रेजी क्या होती है? प्लीम्यूल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा जड़ कौन बनाएगा? सर मूलांकुर या रेड सेल। तना कौन बनाएगा? प्रांकुर या प्लीम्यूल। ठीक, उसके बाद बेटा जब हम लोग जड़ के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत जड़ हैं। इतनी जड़ें हैं कि तुम्हें याद करते करते यूपी कैडेट खत्म हो जाएगा, तुम्हें याद नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जड़ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक मुसला जड़। कौन सी जड़? मुसला जड़। कौन सी जड़? मुसला जड़, जिसको हम लोग कहते हैं टैप रूट। मुसला जड़ या टैप रूट, ये बाबू द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? जितने भी 2 बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जड़ कौन सी होगी? मुसला जड़ या टैप रूट पाया जाता है। ठीक, लेकिन जो 1 बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। कौन सी जड़ पाई जाती है? अपस्थानिक जड़। कौन सी? अपस्थानिक। तो जड़ के कितने प्रकार हो गए? 2। जड़ के कितने प्रकार हो गए? जड़ के कितने प्रकार हो गए? 2। पहले का नाम क्या हो गया बेटा? मुसला जड़। पहले का क्या नाम हो गया? मुसला जड़। अंग्रेजी में क्या बोलोगे मुसला जड़ को? टैप रूट। ये पाया किस में जाएगा? द्विबीजपत्री पौधों में। ठीक, इसके बाद दूसरी जड़ क्या है? अपस्थानिक जड़। कौन सी जड़ है? अपस्थानिक जड़। ये किस में बेटा पाया जाएगा? 1 बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद बेटा फिर कुछ जड़ के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम में खूब पूछा गया है श्वसन जड़। कौन सा जड़? बिल्कुल कान खोल के बैठना, इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेटरी रूट। रिस्पायरेटरी रूट या श्वसन जड़, जिसको निमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोफोर। श्वसन जड़ एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया। श्वसन जड़ एक पौधा है जिसका नाम है राइजोफोरा। क्या नाम है? राइजोफोरा नाम के पौधे में कौन सी जड़ पाई जाती है? श्वसन जड़। ये महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना, भूलना मत। ये दलदली स्थानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ये किस क्षेत्र में पाया जाएगा? ये जो श्वसन जड़ होता है उन पौधों में होता है जो दलदली स्थानों में पाए जाते हैं, और उसका उदाहरण क्या है? राइजोफोरा। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा गया एग्जाम में है कि श्वसन जड़ किस पौधे में पाया जाता है? राइजोफोरा। और
कौन से पौधे होंगे? दलदली पौधे। दूसरा इसमें जो खास जड़ है उसका नाम है स्वांगीकरण जड़। कौन सा जड़? स्वांगीकरण जड़। कौन सा जड़? स्वांगीकरण जड़, या ऐसा जड़ जो प्रकाश संश्लेषण करता हो। क्या करता हो? प्रकाश संश्लेषण। बाबू, ये जो स्वांगीकरण जड़ होता है इसका दूसरा नाम होता है प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़, और ये पाया जाता है सिंघाड़ा में। किसमें पाया जाता है? सिंघाड़ा में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना बेटा आप सोच नहीं सकते हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दो जड़ें हैं। पहली जड़ कौन सी है? श्वसन जड़, राइजोफोरा। दूसरी कौन सी जड़ है? स्वांगीकरण जड़। स्वांगीकरण जड़ ये किसमें पाया जाएगा? सिंघाड़ा में। और स्वांगीकरण जड़ को दूसरा नाम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़ को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण जड़। पाया किसमें जाएगा? सिंघाड़ा में पाया जाएगा। श्वसन जड़ किसमें पाया जाएगा? राइजोफोरा में पाया जाएगा। उसके बाद एक जड़ है बाबू, उसका नाम है प्राप जड़। कौन सा जड़? प्राप जड़। कौन सा जड़ है? प्राप जड़ होता है। ये बाबू वर्गद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वर्गद में पाया जाता है। प्राप जड़ किसमें पाया जाता है? वर्गद में पाया जाता है। बहुत लोग सोचेंगे सर इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन बाबू ध्यान देना, बायोलॉजी का लगभग ज़्यादा पेपर तुमको इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा। बायोलॉजी में कभी कभी जो हिंदी में लिखा होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है, तो बायोलॉजी में बेटा तुमको इंग्लिश थोड़ी याद करनी पड़ेगी। ठीक, बहुत आसान इंग्लिश है। इंग्लिश की जड़ का क्या नाम है? प्राप जड़ या प्राप रूट। ये किसमें पाई जाती है? वर्गद में। किसमें पाई जाती है? वर्गद में। तो बेटा कितनी जड़ पढ़ लिए तुम? 3। कितनी जड़ पढ़ लिए? 3। पहले जड़ का नाम स्वांगीकरण जड़ या प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़, कहाँ होगी? सिंघाड़ा में। ठीक। दूसरी जड़ श्वसन जड़, ये दलदली क्षेत्र के स्थानों पर पौधों पाई जाती है। इसका उदाहरण क्या होगा? राइजोफोरा। दूसरी जो तीसरी जड़ थी उसका नाम था बेटा प्राप जड़। कौन सा जड़? प्राप जड़। ये बरगद में पाया जाता है। ठीक। और चौथी जड़ है उसका नाम है स्टिल्ट जड़। कौन सा जड़? स्टिल्ट जड़, या मेरे समझ से शायद इसको हिंदी में अस्तंभ जड़ कहते हैं। हिंदी बेटा मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद अस्तंभ जड़ कहते हैं। अंग्रेजी में स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। और ये बेटा गन्ना और मक्का में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गन्ना और मक्का में पाई जाती है। कौन सी जड़? स्टिल्ट जड़। तो बेटा बहुत सारी जड़ अगर नहीं याद कर पाओगे तो ये तुम्हें 4 जड़ें याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? श्वसन जड़, राइजोफोरा। स्वांगीकरण जड़, सिंघाड़ा। प्राप जड़, बरगद। ठीक। और स्टिल्ट जड़ या अवस्तंभ जड़ किसमें पाया जाएगा? स्टिल्ट जड़ जो होता है ये तुम्हारा पाया जाएगा गन्ना में पाया जाएगा और मक्का में पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है? या तो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे पूछा गया कि मक्के में कौन सी जड़ होती है, तो आप लगाओगे स्टिल्ट जड़। या क्वेश्चन होगा कि स्टिल्ट जड़ किसमें पाई जाती है? मक्के में। या क्वेश्चन होगा कि श्वसन जड़ का उदाहरण क्या होता है? राइजोफोरा। या क्वेश्चन होगा कि स्वांगीकरण जड़ किसमें पाया जाता है? सिंघाड़ा में। तो बेटा तुम्हारे सामने क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आपको देना होगा। मूलांकुर क्या बनाएगा? जड़। प्रांकुर क्या बनाएगा? तना। मूलांकुर क्या बनाएगा? जड़। प्रांकुर क्या बनाएगा? तना। ठीक। श्वसन जड़, राइजोफोरा। स्वांगीकरण, सिंघाड़ा। प्राप जड़, बरगद। स्टिल्ट रूट, गन्ना और मक्का। इसी में कभी कभी रूपांतरण पूछा जाता है, जैसे मूली का रूपांतरण, गाजल का रूपांतरण। मूली किसका रूपांतरण है? जड़ का। मूली किसका रूपांतरण है? जड़ का। गाजर किसका रूपांतरण है? जड़ का। शलजम किसका रूपांतरण है? जड़ का। कभी कभी रूपांतरण वाले 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बेटा याद रखना मूली किसका होगा? जड़ का। गाजर जड़, शलजम जड़। ठीक। बस जड़ में इससे ज़्यादा और कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ये जो 4-5 मैंने जड़ें बताई इसे आप याद कर लेना, और जड़ के मॉडिफिकेशन याद कर लेना। जैसे आपसे पूछा जाए मूली किसका रूपांतरण होता है, ठीक, या गाजर किसका रूपांतरण है, या शलजम किसका रूपांतरण है। मैंने जब आज क्लास शुरू किया तो मैंने पहले आपसे बताया बेटा 10 दिन 12 दिन बचे हैं, तो अब हम लोग बहुत ही कुछ छोड़कर और बहुत ही कम चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में लगभग मिल जाएँ। ठीक। उसके बाद हम लोग शुरुआत में क्वेश्चन पढ़े कि मूलांकुर क्या बनाता है? मूलांकुर क्या बनाता था बेटा? जड़। और प्रांकुर तना। एक क्वेश्चन वहाँ बहुत अच्छा छुपा था। जो मूलांकुर होती है उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसका नाम होता है सीलोराइजा। क्या होती है? सीलोराइजा। बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कि मूलांकुर की झिल्ली को क्या बोलते हैं? सीलोराइजा।
मूलांकुर की झिल्ली को क्या बोलते हैं? सीलोराइजा। ठीक, इसके बाद बेटा जो तना होता है वो प्रांकुर बनाएगा और प्रांकुर की झिल्ली को कहते हैं सीलोप्टाइल। क्या कहते हैं? सीलोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रांकुर के झिल्ली को क्या बोलोगे? सीलोप्टाइल। तो एक की झिल्ली हो गई सीलोराइजा और एक की झिल्ली हो गई सीलोप्टाइल। ठीक, एग्जाम में पूछा गया है मूलांकुर जड़ बनाएगा, प्रांकुर तना बनाता है। मूलांकुर की झिल्ली सीलोराइजा, प्रांकुर की झिल्ली स्किलोप्टाइल, अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री पौधों में, मुसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में। और मैंने 4-5 तुम्हें जड़ का प्रकार बताया जिसमें स्वांगीकरण जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ था और ये किसमें पाया जाता है? सिंघाड़ा में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद बेटा जब वही हम बात तना की करते हैं, किसकी करते हैं? तना का करते हैं। तो तना को कौन बनाएगा? प्रांकुर। प्रांकुर की झिल्ली को मैंने बहुत महत्वपूर्ण बोला था, क्या नाम था उसका? प्रांकुर की झिल्ली का क्या नाम था? कीलोप्टाइल था। क्या था? कीलोप्टाइल था। ठीक, उसके बाद बाबू जब हम लोग तने के बारे में थोड़ा जाते हैं तो तना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तना 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक वह तना होगा जो जमीन के अंदर होता है जिसको भूमिगत तना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वह तना जो जमीन के अंदर होता है उसको भूमिगत तना कहते हैं। एक वो तना जो ज़्यादातर जमीन के अंदर होता है और थोड़ा सा बाहर होता है। क्या? एक तना पूरा जमीन के अंदर होगा और दूसरा ज़्यादातर अंदर थोड़ा सा बाहर, इसको अर्धवायु तना कहते हैं। और बेटा जो तीसरा तना होता है उसको वायु तना कहते हैं, वो पूरा जमीन से ऊपर होगा। इसका मतलब एक पूरा अंदर, एक पूरा बाहर, एक ज़्यादा अंदर, थोड़ा बाहर। इसका मतलब ये हो गया एक तना पूरा जमीन के अंदर होगा भूमिगत तना, एक तना पूरा जमीन के बाहर होगा वायु तना, और एक तना ज़्यादातर अंदर होगा और थोड़ा सा बाहर होगा। इसको हम लोग कहते हैं अर्धवायु तना। तने में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो खास खास चीज़ें हैं, सबसे पहली बात एक तना है जो बहुत महत्वपूर्ण तना है जिसका नाम है राइजोम। राइजोम, राइजोम बेटा याद रखना, राइजोम तना है, जड़ नहीं है। राइजोम क्या है? तना है। राइजोम क्या है? एक प्रकार का तना है जो अदरक और हल्दी में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राइजोम में कौन सा तना, राइजोम तना किस में पाया जाता है? तो इसका उदाहरण क्या था? अदरक और हल्दी। इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि राइजोम तने का एग्जाम्पल है अदरक और हल्दी, या अदरक और हल्दी में कौन सा तना पाया जाता है? राइजोम। याद रखिएगा बेटा। ठीक, उसके बाद तने में दूसरा तना है, उसका नाम है ट्यूबर। क्या नाम है? ट्यूबर। तने में दूसरा तना, उसका क्या नाम है? ट्यूबर। और बाबू ट्यूबर का उदाहरण होता है आलू। ट्यूबर का उदाहरण क्या होता है? आलू। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब ध्यान देना मेरे लाल। आलू एक प्रकार का तना है, या आप बोल सकते हो कि आलू तने का रूपांतरण होता है। आलू का तना क्या होगा? ट्यूबर। आलू का तना क्या होगा? ट्यूबर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू में कौन सा तना होता है? ट्यूबर। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि आलू जमीन के अंदर होती है तो ये जड़ का रूपांतरण होगा। नहीं बाबू, आलू जमीन के अंदर होती तो है लेकिन ये जड़ का रूपांतरण नहीं होता। यही तुमसे एग्जामिनर गलती कराएगा, यहाँ गलती मत करना। आलू जड़ का रूपांतरण नहीं होता। आलू किसका रूपांतरण होता है? तने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग सोचते हैं कि हाँ सर मूली ज़मीन के अंदर होती है, आलू ज़मीन के अंदर होता है, दोनों जड़ का रूपांतरण होते हैं। और जब यही सोच लेते हैं तो बेटा फिर दिक्कत हो जाती है हम लोग के लिए। बेटा ये नहीं सोचना है, आलू तने का रूपांतरण है, अदरक भी तने का रूपांतरण है, हल्दी भी तने का रूपांतरण है। क्योंकि हमने भी राइजोम तना पढ़ाया अदरक और हल्दी में, लेकिन मूली, गाजर, शलजम ये सब बेटा जड़ के रूपांतरण होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि राइजोम तना अदरक और हल्दी में पाया जाएगा। ट्यूबर तना, कौन सा तना? ट्यूबर तना। ट्यूबर तना आलू में पाया जाता है। आलू किसका रूपांतरण होता है? आलू तने का रूपांतरण होता है। आलू तने का रूपांतरण होता है। आलू तने का रूपांतरण होता है। बेटा इसे गलत मत करना। ठीक, उसके बाद एक तना पूछा जाता है खूब, उसका नाम है फिल्लोक्लेड। समझना मेरी बात। तने का क्या नाम है? फिल्लोक्लेड। मेरी आवाज़ सुनना, लिख लिख याद करना। एक तना है फिल्लोक्लेड और एक तना है क्लेडोड। क्या? एक तना है जिसका नाम है फिल्लोक्लेड और एक तना है उसका नाम है क्लेडोड। दोनों में अंतर याद रखना।
दोनों में अंतर पूछा जाता, दोनों तने का रूपांतरण है, दोनों तने का रूपांतरण है, चाहे फिल्लोक्लैड हो और चाहे क्लैडोड हो। ठीक, जो फिल्लोक्लैड होता है बाबू, उसमें नोड और इंटरनोड एक से अधिक पाया जाता है। अंतर समझना, यही एग्जाम में खूब पूछा गया है। फिल्लोक्लैड में नोड और इंटरनोड एक से अधिक पाया जाएगा, और जो क्लैडोड होगा उसमें नोड और इंटरनोड कितने पाए जाएंगे, एक पाए जाते हैं। ठीक, फिल्लोक्लैड में नोड और इंटरनोड क्या होगा, एक से अधिक होगा। फिल्लोक्लैड में क्या होगा, नोड और इंटरनोड एक से अधिक होता है, और क्लैडोड में नोड और इंटरनोड एक पाया जाता है। ठीक, और बाबू ध्यान देना, जो फिल्लोक्लैड होता है, जो फिल्लोक्लैड होगा, ये इसका एग्जाम्पल, फिल्लोक्लैड का बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, खूब एग्जाम में पूछा गया है। फिल्लोक्लैड जो होता है ये नागफनी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नागफनी में पाया जाता है। और बेटा क्लैडोड जो होता है वो शतावर में पाया जाता है। दोनों के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए हैं कि फिल्लोक्लैड का एग्जाम्पल क्या होता है, फिल्लोक्लैड का एग्जाम्पल क्या होता है, फिल्लोक्लैड का एग्जाम्पल क्या होगा, नागफनी। फिल्लोक्लैड का एग्जाम्पल नागफनी होता है, और क्लैडोड का एग्जाम्पल क्या होता है, शतावर। ऐसे ही एक तुमको कन्फ्यूजन शब्द और मिलेगा, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ। अभी मैंने फिल्लोक्लैड पढ़ा तो मैं तुमको क्या बताया, नागफनी। क्लैडोड पढ़ा तो मैं क्या तुमको बताया, शतावर। ये दोनों तना है, लेकिन एक है बाबू फिल्लोड। क्या है, ध्यान से समझना। पहले हम बोले थे फिल्लोक्लैड, अब हम बोल रहे हैं फिल्लोड। क्या बोल रहे हैं, फिल्लोड। ये जब बाबू फिल्लोड होता है, ये पत्ती का रूपांतरण होता है या पर्णवृंत का रूपांतरण होता है। समझने वाली चीज़ें हैं तीनों। फिल्लोक्लैड, क्लैडोड दोनों तने का रूपांतरण है। फिल्लोक्लैड किस में पाया जाएगा, नागफनी में, क्लैडोड शतावर में। ठीक, लेकिन जब यही हम आपको बताए फिल्लोड, क्या बोले, फिल्लोड, क्लैड नहीं, फिल्लोड, ये पत्ती का रूपांतरण या पर्णवृंत का रूपांतरण होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस साल पूछा जा सकता है, इस साल पूछा जा सकता है कि फिल्लोड जिसका रूपांतरण होता है तो पत्ती या पर्णवृंत का रूपांतरण होता है। और ये बाबू बबूल की कुछ प्रजातियां होती हैं जिसमें पाया जाता है। ये बबूल की कुछ प्रजातियां होती हैं जिसमें पाया जाता है। इसका मतलब अदरक हल्दी, अदरक हल्दी आलू तना है। क्या है, तना। अदरक हल्दी का तना क्या होगा, राइजोम। आलू का तना क्या होगा, ट्यूबर। आलू का तना क्या होगा, ट्यूबर। ठीक, फिर तने में दो हम लोग और पढ़े थे, फिल्लोक्लैड और क्लैडोड। फिल्लोक्लैड का एग्जाम्पल क्या होगा, फिल्लोक्लैड का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, नागफनी होगा। क्लैडोड का एग्जाम्पल क्या होगा, शतावर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण था फिल्लोड। क्या था, फिल्लोड। ये पत्ती या पर्णवृंत का रूपांतरण होता है, और ये बबूल की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। इसका मतलब ये तीन तो आप लिखने की याद करोगे, फिल्लोड, फिल्लोक्लैड और क्लैडोड। फिल्लोड पत्ती या पर्णवृंत का रूपांतरण, बबूल की कुछ प्रजातियों में। फिल्लोक्लैड तने का रूपांतरण, और क्लैडोड भी तने का रूपांतरण। फिल्लोक्लैड पाया जाएगा किसमें, नागफनी में, और क्लैडोड पाया जाएगा किसमें, शतावर में। तो ये थोड़ा हम लोग जड़ पढ़ लिए और थोड़ा हम लोग तना पढ़ लिए, फल के बारे में भी जान गए थे। इसके बाद एक चैप्टर है पुष्पक्रम। कौन सा चैप्टर है, पुष्पक्रम है। कौन सा चैप्टर है, पुष्पक्रम चैप्टर है। पुष्पक्रम में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण पुष्पक्रम है मुंडक पुष्पक्रम। कौन सा पुष्पक्रम, मुंडक पुष्पक्रम, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटुलम। क्या कहते हैं, कैपिटुलम पुष्पक्रम या मुंडक पुष्पक्रम कंपोजिटी कुल में पाया जाता है। मुंडक पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, कंपोजिटी कुल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कंपोजिटी कुल में कौन सा पुष्पक्रम होता है, मुंडक पुष्पक्रम या कैपिटुलम। याद रखना बाबू, कंपोजिटी ही फैमिली में सूरजमुखी उदाहरण आता है। कंपोजिटी कुल का उदाहरण क्या है, सूरजमुखी है। तो चाहे सूरजमुखी पूछे और चाहे कंपोजिटी पूछे, बात एक ही है। नहीं तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सूरजमुखी का पुष्पक्रम क्या है और तुम क्वेश्चन छोड़ के चले आओ, कहो सर आपने तो बताया ही नहीं था। नहीं बाबू, चाहे सूरजमुखी पूछा जाए और चाहे मुंडक कंपोजिटी पूछा जाए, बात एक ही है। क्योंकि कुछ कंपोजिटी कुल है, उसी कुल में आता है सूरजमुखी, और इसका पुष्पक्रम क्या होता है, मुंडक या कैपिटुलम। ठीक, इसके बाद एक पुष्पक्रम और है बाबू, उसका नाम है स्पैडिक्स। कौन सा पुष्पक्रम, स्पैडिक्स पुष्पक्रम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पैडिक्स पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, केले में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केले में। क्वेश्चन पूछा गया है कि केले में कौन सा पुष्पक्रम होता है,
स्पैडिक्स पुष्पकर्म पाया जाता है केले में। क्वेश्चन होगा कि स्पैडिक्स पुष्पकर्म किसमें पाया जाता है? केले में पाया जाता है। स्पैडिक्स पुष्पकर्म किसमें पाया जाएगा? केले में पाया जाता है। कौन सा पुष्पकर्म? स्पैडिक्स। दो पुष्पकर्म हो गया। कैपिटुलम को मुंडक कहते हैं, ये कंपोजिटिकुल या सूरजमुखी में पाया जाता है। फिर बेटा मैंने तुमको बताया स्पैडिक पुष्पकर्म। कौन सा पुष्पकर्म? स्पैडिक्स पुष्पकर्म, ये केले में पाया जाता है। और जो महत्वपूर्ण था क्वेश्चन वो था स्पाइकलेट पुष्पकर्म। कौन सा पुष्पकर्म? स्पाइकलेट पुष्पकर्म, ये बाबू ग्रेमनीकुल या गेहूं धान में पाया जाता है। तो मैंने आपको 3 पुष्पकर्म बताया, एक कैपिटुलम या मुंडक जो कंपोजिटी या सूरजमुखी में होता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पुष्पकर्म मैंने बताया स्पैडिक्स जो मक्का में पाया जाता है। और तीसरा को बताया जो महत्वपूर्ण था स्पाइकलेट। क्या बात बोला? स्पाइकलेट बोला। ये जो स्पाइकलेट पुष्पकर्म होता है ये ग्रेमनीकुल या गेहूं धान में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद एक साइथियम पुष्पकर्म होता है जो प्याले जैसा होता है, जो पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। ये प्याले जैसे पुष्पकर्म के क्या नाम है? साइथियम। पिछली बार पूछा गया तो इस बार चांस है नहीं। स्पैडिक्स याद रखना, स्पैडिक्स केला, स्पाइकलेट ग्रेमनीकुल या गेहूं धान, कैपिटुलम को मुंडक बोलोगे, ये कंपोजिटिकुल या सूरजमुखी में। और एक पुष्पकर्म है बाबू जिसका नाम है हाइपंथोडियम। क्या है? हाइपंथोडियम। इस साल के लिए महत्वपूर्ण है। हाइपंथोडियम पुष्पकर्म ये बरगद और अंजीर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बरगद और अंजीर में पाया जाता है। हाइपंथोडियम पुष्पकर्म किसमें पाया जाएगा? बरगद और अंजीर में पाया जाता है। ठीक, एक पुष्पकर्म और है जिसका नाम है कैटकिन। क्या नाम है? कैटकिन। लेकिन बेटा जितने ज़्यादा पुष्पकर्म पढ़ोगे उतने ज़्यादा तुम याद नहीं कर पाओगे क्योंकि समय कम है। तो आप कैपिटुलम मुंडक याद रखना, कंपोजिटी सूरजमुखी याद रख लेना। ठीक है, स्पाइकलेट याद रख लेना, ग्रेमनीकुल या गेहूं धान। ठीक, फिर आप याद कर लेना स्पैडिक्स ये मक्का में होगा, सॉरी केला में होगा। ठीक, और इसके बाद याद रखना आप हाइपंथोडियम जो बरगद और अंजीर में पाया जाता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पुष्पकर्म से। अगर आप ये 3-4 पढ़ लिए, स्पाइकलेट पढ़ लिए गेहूं धान में, मुंडक पढ़ लिए कंपोजिटिकुल में, स्पैडिक्स पढ़ लिए केले में, हाइपंथोडियम पढ़ लिया आपने बरगद पीपर में, तो बेटा मुझे नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। और आप बिल्कुल क्वेश्चन देखोगे, मुस्कुराओगे, टिक करोगे, किसी भी प्रकार की आपकी कोई गलती होगी नहीं। ठीक, उसके बाद एक चैप्टर पत्ती है। पत्ती से तो बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्योंकि पत्ती पूरा प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाई जाती है। लेकिन पत्तियों में ध्यान देना, पत्तियों में शिरा विन्यास पूछा जाता है। पत्तियों में शिरा विन्यास पूछा जाता है। एक शिरा विन्यास है बाबू, उसका नाम है समानांतर शिरा विन्यास। कौन सा शिरा विन्यास? समानांतर शिरा विन्यास। ये एक बीजपत्री पौधों में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानांतर शिरा विन्यास किन पौधों में पाया जाता है? तो एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें कौन सा विन्यास होगा? समानांतर शिरा विन्यास होता है। लेकिन एक दूसरा शिरा विन्यास है जिसका नाम है जलिकावत शिरा विन्यास। क्या नाम है? जलिकावत शिरा विन्यास। ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो शिरा विन्यास अगर पूछा जाए तो समानांतर शिरा विन्यास पूछा जाए तो एक बीजपत्री पौधा लगाओगे। अगर जलिकावत शिरा विन्यास पूछा जाएगा तो बेटा क्या लगाओगे? द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, क्या? फिल्लोड था जो पत्ती या पर्णवृंत का रूपांतरण था और बबूल यानी अकेसिया की कुछ जातियों में पाया जाता था। ठीक, उसके बाद जो चैप्टर है आता है पुष्प। क्या आता है? पुष्प। बताने की जरूरत नहीं है, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्प के 4 मात्रक होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। पुष्प के कितने मात्रक होते हैं? 4, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। पुष्प के 4 भाग होते थे बेटा, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। और इन चारों का मात्रक होता है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। बिल्कुल सीक्वेंस याद रखना, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। पुष्प के कितने भाग हो गए? 4। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। और इन चारों का मात्रक होता है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। जिसमें जो एंड्रोसियम होता है ये पुष्प का नर भाग होता है। एंड्रोसियम पुष्प का नर भाग होता है और जो गाइनोसियम होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है।
ठीक है बेटा, बस आज का लेक्चर यहीं तक। ये जितने भी मैंने आपको बोले हैं शब्द बिल्कुल एक एक लाइन पेपर में लिख लिख के रट लेना बेटा, ये तुम्हारे सब बहुत ही काम के हैं। एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आपको सारी चीज़ें याद हो गई तो बेटा आप कोशिश मैं करूँगा तुमको क्वेश्चन वाइज ही आपको डेली प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप लोग आसानी से याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।